गई है। राहुल गांधी पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, क्या ये पूरे विपक्ष के लिए एक संजीवनी है? दैट्स माय स्टेटमेंट। ये राहुल गांधी के लिए केवल राहत ही नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए राहत है। अरे बिहार संभल नहीं रहा है, बिहार जल रहा है, बिहार को संभाल नहीं पा रहे हैं। अगर आपको रेपिस्ट चाहिए तो रेपिस्ट भी देंगे। अरे बताइए, फोटो है, फोटो लेके नहीं घूमेंगे। इनको पता ही नहीं है। छोड़िए, आप 2 बार बोले, चलिए राजनीति छोड़ दीजिएगा। अगर 2 बार बोले, अगर 2 बार बोले राजनीति छोड़िएगा। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम, प्राइम टाइम का सबसे देखे जाने वाला कार्यक्रम। मोदी सरनेम पर छिड़े सियासी दंगल में कांग्रेस का दांव बहुत मजबूत पड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत देते हुए उनकी 2 साल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह वही मामला है जिसके चलते राहुल गांधी की सांसदी और घर तक चला गया था और उन्हें अपना बंगला भी खाली करना पड़ा था। अब कांग्रेस कह रही है कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की यह बहुत बड़ी जीत हो गई है। कांग्रेस में जश्न है और कहा जा रहा है कि इस जीत से विपक्षी गठबंधन को एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत मिलेगी। लेकिन सवाल है संसद वाले दंगल का भी है, जहां दिल्ली अध्यादेश के मामले में विपक्ष को पहली मात मिली है और इसके बाद विश्वास वर्सेस अविश्वास पर सबसे बड़ा पॉलिटिकल युद्ध यानी सियासी युद्ध होने वाला है। लेकिन आज और अभी सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की यह जीत विपक्ष के लिए और खासतौर पर कांग्रेस की सियासत पर एक बहुत बड़ा असर डालेगी। आज इसी सवाल पर आर पार के विशेष एडिशन में जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। राहुल के नाम पर विपक्ष को क्या एक बड़ी संजीवनी मिल गई है? स्वागत है आपका आर पार के विशेष एडिशन में। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। सच्चाई की वो गूंज जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, सच्चाई की वो आवाज, निर्भीक निडर वो आवाज श्री राहुल गांधी की फिर सुनाई देगी। मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि के केस में सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी मानते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल की सांसदी चली गई और उनका बंगला भी चला गया। इस सजा से छुटकारा पाने के लिए राहुल गांधी सेशंस कोर्ट से लेकर गुजरात हाईकोर्ट तक पहुंचे, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली थी। सत्य में जयते, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है और सुप्रीम कोर्ट को फैसले का स्वागत। कोई तोड़ नहीं सांधी का ये दौर है राहुल गांधी का। अब राहुल गांधी को रोका नहीं जा सकता। सवाल है कि क्या कोर्ट से मिली राहत से विपक्ष को नई ताकत मिलेगी? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। राहुल के नाम पर विपक्ष को संजीवनी। तो आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। जोरदार तालियां जनता जनार्दन के लिए, भारत के लोकतंत्र के लिए और आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं कई दिग्गज। मेरे साथ अतुल लौंदे हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र से आए हैं और कहते हैं राहुल गांधी को जीत दिलाने आए हैं। मेरे साथ अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आज ये भी बड़े खुश हैं। मेरे साथ नवल किशोर है, प्रवक्ता आरजेडी के, आज ये भी बहुत खुश है। लेकिन मेरे साथ आज एनडीए के 2 घटक भी हैं। मेरे साथ है माधव आनंद, प्रवक्ता आरएलजेडी के, उनका अभिनंदन है, बड़े परेशान दिख रहे हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया है, वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के और साथ ही साथ प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। गौरव भाटिया, मैं जब स्टूडियो में आ रहा था तो मैंने सोचा कि आपसे क्या सवाल पूछूं। आप तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, आपको तो दांव पेच सब पता होंगे, लेकिन मुझे फिर एक गाना याद आया, हाल कैसा है जनाब का। क्या बात है। तो मुझे भी कुछ याद आया जी। जनता कह रही है जी। जनता कह रही है
नेहरू जी कह गए इंदिरा से ऐसा पोता आएगा, कैंपेनिंग करेगा कांग्रेस की, भाजपा को जितवाएगा। याद आ जाता है, पता नहीं। आपकी पंचलाइन थी, आपने कहा राहुल को राहत, भाजपा के लिए आफत, एनडीए के लिए आफत। मैं तो कहूंगा राहुल को राहत और कांग्रेस के लिए आफत। और क्यों, मैं बताता हूं भैया। ये कौन है पहले जान लो। सबसे पहले हमें, क्या राहुल को राहत बीजेपी के लिए आफत नहीं है? आप खुश हैं इस फैसले से? तो ऐसा किए क्यों? भाई अब आप एक अपनी बात पे रखो, फट ना जाए, बोल लेने दीजिए, बीच में कूदते रहेंगे। बहुत खुशी, वो भी खुश है। नहीं, बोल ले। आप सब पांच बार दोष से धुए हैं, जानवर का चारा खा गए थे भैया, अंदर से भड़ास बहुत है। राहुल गांधी, आज राहुल गांधी पे रहिए, इनको या तो आप कंट्रोल करिए। राहुल गांधी पे रहिए, राहुल गांधी पे रहिए। ये कहीं से निकलते हैं ना तो आदमी अपनी भैंस और चारा अंदर कर लेती है, खा ना जाए, ये हालत है। मत बोले बीच में। खुद जो लोग घृणा बांटते हैं, शांत, जो लोग आपसे बात ही नहीं हो रही। ठीक है, हमारे साथी अतुल भैया हैं, देखिए मुस्कुरा रहे हैं। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? ठीक है, जी। लेकिन आपने एक वैदिक बात पूछी, मैं समझता हूं, लेकिन झटका है ये बड़ा। झटका तो लग ही रहा है आपको ना उधर मत घुमाइए। तो आज पहले आपकी बारी। मैं अपनी बात कर लूं, अगर आप टोकेंगे नहीं तो जनता के लिए भी अच्छा रहेगा। टोक रहा हूं आपको, सवाल पूछ रहा हूं। हाँ जी, सबसे पहले देखिए, आपको ये जानना होगा कि उनको जो सजा हुई थी वो फैसला निरस्त नहीं हुआ है। अंतरिम आदेश आया और कन्विक्शन को स्टे किया गया है। पहली बात सर्वोच्च न्यायालय ने। दूसरी बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है कि इस क्षण पे भी मैं कहूंगा मुझे गर्व होता है। और आपको मालूम है क्यों? एक बड़ा सवाल इस मंच से उठा रहा हूं नीचे। आज एक फैसला आया, इसमें कंप्लेनेंट कोई नरेंद्र मोदी जी नहीं थे, देश के प्रधानमंत्री, लेकिन हमने सर झुका के उस फैसले को माना और यह नहीं कहा राहुल गांधी की तरह कि सर्वोच्च न्यायालय को नरेंद्र मोदी जी चला रहे हैं। यह बड़ी बात है। तीसरी बड़ी बात, यह सवाल पूछेगा और ठोक के पूछिएगा। सर्वोच्च न्यायालय को अगर नरेंद्र मोदी जी चला रहे थे और अगर विदेशी भूमि पे वो 53 साल के अपरिपक्व नेता कह रहे थे कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो उनकी बड़ी राहत किसने दी है, ये तो बताओ। और अंत करूंगा एक बात कह के, अगर यह फैसला ठीक है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गुजरात दंगों पे फैसला आया और उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट मिलती है, जो फैसला आया जज लोया को और अमित शाह जी को क्लीन चिट मिली, जो राफेल पे आया कि देश हित में ये लड़ाकू विमान लाए गए हैं और चौकीदार चोर है कह के किसी 53 साल के अपरिपक्व नेता ने कान पकड़ के इसी सुप्रीम कोर्ट के सामने माफी मांगी थी, तो सुप्रीम कोर्ट तब भी ठीक था। यह सवाल पूछा जाना चाहिए। ठीक है, आपने अपनी बात को वाजे रखा। अब मैं सीधा रुख करता हूं अतुल लौंदे का। अतुल लौंदे, लोकतंत्र जिंदा है, इसका मतलब जिस लोकतंत्र पर कांग्रेस बार बार कुठाराघात करती थी और कहती थी कि बीजेपी पे कुठाराघात करती थी और कहती थी लोकतंत्र को समाप्त कर दिया है, अब तुमको देखा तो ये ख्याल आया 24 की बड़ी धूप है, अब वोटों का साया न रहा, तो तकलीफ तो होनी है। अकेला था। लेकिन एक बात है, थोड़ा नहीं मैं भाई गलत आपकी बारी। वो नहीं, मैं उनको कुछ कह ही नहीं रहा भैया, वो तो अकेला ताली बजा रहा था। मैंने कहा ताली बड़ी बजा देगी भाई। जुड़े हो तो एक बात है, जब लोकतंत्र खतरे में लाया, ये कब बात होती है, जब मीनाक्षी लेखी जी जो संसद में शपथ लेके, संविधान की शपथ लेके कहती है देखो ज्यादा बीच में बोलो मत, ईडी आ जाएगी। तब यह देखा जाता है कि जिन जिन लोगों को भ्रष्टाचार के आरोप किए जाते हैं, 27 जुलाई को कहा जाता है इन्होंने 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है, और 2 तारीख को उनको पार्टी में लिया जाता है और पूना के कार्यक्रम में भ्रष्टाचार पे कड़ा प्रहार किया जाता है, पीठ थपथपाई जाती है। राहुल गांधी पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, क्या ये पूरे विपक्ष के लिए एक संजीवनी है? दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन। बिल्कुल। क्यों? देखिए, ये केस तो डाला था पूर्णेश मोद ने जी, कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट में जो बात रखी गई उसमें हो गई, मोद बनी क्या है वो भी सामने आ गया, और उसके बाद आप फर्स्ट एविडेंस नहीं हो तो एविडेंस कैसे क्रिएट किया गया ये भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आया है। ये फैसला अचानक से नहीं आया, फैसला दिखा दीजिए, ये फैसला अचानक से नहीं आया है। लेट हिम कंप्लीट, फिर आप अपनी काउंटर करिए। तकलीफ होती है ना, तकलीफ होती है। मैंने कहा हमारे वकील मनु सिंघवी साहब ने मोद बनी क्या है और फर्स्ट एविडेंस ये नहीं है, इन्होंने सुना नहीं है, तो जो एविडेंस बाद में क्रिएट किया गया, अहमदाबाद हाईकोर्ट में जाकर उस पर स्टे लाया था, बाद में
जो है नया एविडेंस क्रिएट किया गया वो भी भाजपा का कार्यकर्ता निकला था। तो ये भी सच्चाई है, सुनिए ना, तो ये भी सच्चाई है आमिर भाई। तो ये सच्चाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की कि हमने 125 पन्ने का सब कुछ पढ़ा है और कन्विक्शन को स्टे कर दिया है। वो बोला गौरव भाटिया ने भी। ओके गौरव भाटिया। अमीर जी वो एक अतुल भाई गुजरात छोड़ के यूपी भी तो आ गए। अरे ठीक है, आप अपनी बात लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ से क्या कीजिए, गुलेल से ईंटें मारे जा रहे, तोप चलेगी, दोनों गिर जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, सुनिए, चला ही रहे। अहंकार जो है यहाँ तक झलकता है सारा तोप। लेकिन एक बात बताइए, आपने बोला तोप चलेगी, ये दोनों गिर जाएंगे। चलिए मान लिया बात, भारतीय जनता पार्टी एक तोप है, तमाम विपक्षी दलों पर वो चल रही है। लेकिन मीनाक्षी लेखी सदन में क्या बोल गई, जो बात अतुल लौंदे ने बोली कि आपके घर भी ईडी भेजूं क्या? आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, केंद्र की मंत्री इस बात को कैसे कह सकती है सदन के पटल के अंदर कि ईडी यहां से चले जाएगी? कैसे कह सकती है? क्या यह मौलिक अधिकार है? क्या यह लोकतंत्र है? संसद के पटल में यह कहना गलती थी या सही था? यही दादा एक लाइन में जवाब देता हूं जी, सही या गलत। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सीबीआई ईडी बाज बन गया है, भ्रष्टाचारियों को काट रहा है, इसलिए इनको दर्द हो रहा है। किसी के कहने पे किसी के नेतृत्व में कैसे चलेगा? देख लीजिए ईडी आप ही बड़ा पार्टनर है कांग्रेस, एजेंसी को ये बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कैसे हो सकता है? इनको मालूम नहीं है। अरे वो इंस्टीट्यूशन है, संस्था है। अच्छा कौन से एक्ट में है सीबीआई? बताओ, चलो अभी बताओ। अरे सीबीआई कौन से एक्ट में? बताओ कौन सा एक्ट में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री का यंत्र है? अब उनको पता नहीं है, ये आ गए। आप ये बताओ कि कौन सा आपके शो में दिखाई दे रहा है। मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। अच्छा मैं आपकी बताऊंगा, आप अपनी बात को 10 सेकंड में समाप्त करिए। अतुल लौंदे फिर आपकी बता रहा हूं मैं। देखिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि राहुल गांधी को जो है एक स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। और मैं क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताता हूं। क्या कारण? राहुल गांधी ने इस मामले में कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। अच्छा आप माफी नहीं मांगो? अच्छा अरे भैया नहीं मांगा। आप कमजोर है भैया, आप बॉम्बे जाइए, वो आ गए चारा घोटाले वाले आ गए। एक मेरा निवेदन है, कौन सा तरीका है? टीम एनडीए से एक बोले, टीम यूपीए से भी एक व्यक्ति बोले, ये मेरा निवेदन है। ये लोग आपको तय करेंगे। अब मैंने एनडीए से आप सुनिए, एक काम करिए, ये बैलेंस आज मैं बड़ा दिल दिखा रहा हूं, पहले इनको बुला लीजिए। चलिए आपने बोला लाइन पे बैठोगे, बस बुलवाइए, बोलने दो। अच्छा आप तय कर लीजिए टीम इंडिया से कौन बोलने वाला, टीम यूपीए से कौन बोलने वाला? ये बोल रहे हैं, वो तो बताइए। शांत रहो आप। मैं तो शांत हूं ही भैया, ये बोल रहे हैं। देखिए गौरव जी, अगर आपका दिल बड़ा होता तो कोई समस्या ही नहीं थी। आपका दिल मलिन है। आप पूरे देश को यह बताए हैं कि पूरा देश में अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो विपक्ष में है। ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स 3000 जो छापे मारे, जो कि छापा का खबर छपे पेपर पे, यही कारण था। नहीं तो 99% केसेस क्यों खारिज हो जाते, ये बात आपको बताना चाहिए। दूसरी बात ये है, ये राहुल गांधी के लिए केवल राहत ही नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए राहत है और अधिनायकवादी सोच वाले के लिए चेतावनी है कि आप इस तरह का अगर काम करोगे और सोचोगे। आप बोल रहे हैं पूर्णेश बेदी कौन है, बता दीजिए, बीजेपी से जुड़े हैं कि नहीं? नरेंद्र मोदी नहीं है लेकिन उसी पार्टी के तो है। क्यों उस तरह की बात करते हैं? और ये कहां पे हुआ वो भी बता दें। ये बात सिंपल नहीं है, ये बात बहुत गंभीर है कि जब जनता के लोगों को, प्रतिनिधि को आप नीचा दिखाने का कोशिश करेंगे, संसद के अंदर धमकाएंगे, संसद के बाहर धमकाएंगे, तो इसी तरह का रिजल्ट आएगा। और यही कारण है कि आपको इंडिया गठबंधन से समस्या है। देखिए मैं इतना ही कहूंगा, ये इंडिया हो नहीं सकता है और उसकी वजह क्या है मैं बता दूं। जो नेता विदेशी भूमि पे जाके कहे कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, जो प्रधानमंत्री जी के लिए कहे तेरी कब्र खुदेगी यहीं पे, जो कहे चौकीदार चोर है, धिक्कार है ऐसे नेता पे। और इसीलिए इंडिया नहीं, ये बहरूपीय हैं, ये जानते हैं इंडिया की ताकत क्या है और इसलिए ये नाम ये रखना चाहते हैं। लेकिन मैं इनकी बात का उत्तर दूं और इनकी भी। मैंने स्प्लिट पर्सनालिटी वाली बात कही थी, एक बहुत तथ्यात्मक बात कहने जा रहा था जब इन्होंने कूद के टोक दिया मुझे। मैं हाईकोर्ट का इसी केस में जो है जजमेंट लेके आया हूं। आपको मालूम है राहुल गांधी ने कहा माफी नहीं मांगूंगा। अच्छा भाई, स्प्लिट पर्सनालिटी इसलिए है कि ये देखिए, अनकंडीशनल अपॉलॉजी वाज टेंडर्ड बाय राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में राफेल केस में। मैं बताओ, दूसरा, आप माफी नहीं मांगेंगे, आप वैसे कोर्ट के अंदर कहते हैं कि मुझे नहीं याद है कि मैंने बोला क्या है। जब आपको याद ही नहीं है कि आपने बोला क्या है अमीर जी, तो आप माफी कैसे मांगोगे? ये राहुल गांधी। और तीसरा, मैं एक बात और बता दूं, ये सारे इकट्ठे हो जाएं,
नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है, आप देखिएगा, ये डिबेट याद रखिएगा, इतिहास रचेगी। यहां जो जनता बैठी है ना, 303 सीटों का आंकड़ा पार कराएगी भारतीय जनता पार्टी का और 400 एनडीए का। ठीक है, देख लीजिएगा। अब अतुल लोंढे, फिर अनुराग भदौरिया और माधव आनंद जी। ठीक है, अब टीम यूपीए से यानी टीम INDIA, टीम इंडिया जो है, उससे आप बोलेंगे जनाब अतुल लोंढे। अतुल लोंढे, जवाब आपका जी। अब इन्होंने कहा कि हम तोफ है, ये है। नदी नाले जब चलते हैं ना तो बहुत जोर से आवाज होता है, और समुद्र होता है ना, शांत होता है। समुद्र की गहराई जब आती है ना तो बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार 70 साल हो गए भ्रष्टाचार के आरोप लगा लगाकर, आज एक भी प्रूव नहीं हुआ। मैंने कई बार कहा कि सीबीआई के कोर्ट ने क्या कहा कि आपने 2G में कई आरोप किए जी, परसेप्शन क्रिएट करने का कोशिश किया, लेकिन 2G जज ने यह कहा मैं 11 से 7 बजे तक 7 साल तक बैठा रहा, कुछ भी आरोप नहीं हुए। अब जी इन्होंने जिन जिन के घर में ईडी बुलाई, मुझे कहा कि आप बीजेपी में आ जाओ। मैं बोला रुको, आप रुको थोड़ा, 6 महीना दो मुझे, 300-400 करोड़ कमाता हूं, फिर क्या हो जाएगा, ईडी मेरे घर पे आएगी, फिर ईडी के साथ साथ अमित शाह का एक नुमाइंदा आ जाएगा, शायद गौरव भाटिया जी आ जाए, फिर मैं आराम से जाऊंगा, मैं मंत्री बनूंगा, गौरव भाटिया जी यहाँ प्रवक्ता बनकर घूमते रहेंगे। आप कह रहे हैं कि अजीत दादा पवार ने भ्रष्टाचार करा है? आप कह रहे हैं अजीत पवार ने आपकी सरकार में भ्रष्टाचार करा? हमने तो कभी नहीं कहा, इन्होंने कहा। क्या कह रहे हैं? इनका कहना यह है कि ये भ्रष्टाचार का जो आरोप करते, जो इस्तेमाल की बात थी संस्थाओं की, बात पे स्टैंड करिए। अजीत पवार भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? क्योंकि शरद पवार आप लोगों के साथ है। अनीश जी आरोप करना जी, गलत आरोप करना, मैंने तो गलत आरोप करा, सुनो जी, फिर उनको डराना, उनके घर में, उनके घर परिवार को, उनके पत्नियों को, उनके बहनों को, उनकी एक ही पत्नी है, पत्नी एक ही, सुनो पत्नियों उनके, यानी एक अजीत पवार की बात नहीं है। हाँ। एक अजीत पवार की बात नहीं है जी, सब लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो इनके पार्टी में आए, तो उनको डराना और फिर पार्टी पर लेके आना। सुनिए एक बात सुनिए जी बोला। और कर्नाटक में यही मोदी जी थे और वही राहुल जी थे, और इतनी पटकनी खाई है, 136 जीते हैं राहुल गांधी जी ने। तो ये बात ना करे कि आरोप करे तो फिर सिद्ध भी करके दिखाओ। 70 साल तक अगर आप आरोप करते रहो तो आप अपनी असफलता आप कह रहे हैं कर्नाटक में आप इस देश में कुछ नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं, आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली, कर्नाटक में मोदी जी को पटकनी दी, राहुल जी ने 136, राहुल जी जीत के आए, मोदी जी की सीटें 65 रह गई। बिल्कुल आपने सही बोली कि बीजेपी हार गई कर्नाटक का चुनाव। अगर उस विश्लेषण चाहेंगे, यूपी आप हारे अभी, उत्तराखंड आप हारे अभी, गोवा आप हारे, नॉर्थ ईस्ट आप हारे, असम आप हारे, देश आप हारे, तो क्या करेंगे? लेकिन फिर भी जो जीता इलेक्शन उसको बधाई होती है, लेकिन लोकतंत्र में हार जीत चलती रहती है। लेकिन अगर हार जीत का पैमाना है तो 2014 से अभी तक की कहानी बहुत कुछ कह देती है। माधव आनंद भी है, ये अनुराग भदौरिया, एक सेकंड में आता हूं अनुराग भाई, माधव भाई आपको बताऊंगा। लेकिन अब ये टीम यूपीए यानी INDIA इंडिया जो आपकी है, उसके एक और नुमाइंदे अनुराग भदौरिया के पास जो टमाटर साथ लेके चलते हैं, जो टमाटर साथ लेके चलते हैं। आप इन्होंने तो मतलब अभी बोल दिया कि देखिए मोदी जी को चुनाव हराया राहुल जी ने कर्नाटक के अंदर, तो मोदी जी ने और योगी जी ने और अमित शाह जी ने और जेपी नड्डा ने आपको 22 के अंदर, पिछले साल, अभी 1 साल ही बीता है, साल ही हुआ है, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर चौथी बार बहुत बुरी तरह से हराया है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको भी यही बात लगती है? देखिए, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं इसका जवाब अभी तुरंत मिल जाएगा। इतनी लंबी बातें बीजेपी के प्रवक्ता ने बोली, बहुत लंबी बातें। मैं तो ये जानता हूं, जनता की एक बात मेरे पास है, बस आज क्या भाव बिक रहा है, दाम बता दें। आज क्या भाव बिक रहा है, बस ये बता दें, आज का भाव क्या है? आज का भाव क्या बिक रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि जनता का दर्द समझते हैं। आज का भाव क्या भाव है, प्रभु बता दीजिए जरा। बहुत लंबी बातें, तो ये भाव नहीं बता पाएंगे। एक ही टमाटर लेके चल रहे हैं, भाव नहीं बता पाएंगे। अमित जी देखिए, अरे कहां ले पाएंगे अमित जी, आप भाव नहीं बता पाएंगे। आपकी तरफ से सुनिए, ये इसलिए भाव नहीं बता पाएंगे कि जनता से कोई लेना देना नहीं है। जनता हार रही है महंगाई से, जनता हार रही है बेरोजगारी से, जनता हार रही है क्योंकि ये जनता के बारे में बात नहीं करते, ये हमारी चिंता करते हैं। चुनाव आप हार गए यूपी में, अरे ठीक है, फिर जीतेंगे। जनता हार रही है, चुनाव आप हार गए यूपी में, हार जीत लगी रहती है। इसके मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है तो टमाटर 200 के पार हो जाएगा। इसका मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। इसका मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई है तो किसानों का दुर्दशा हो जाएगी, किसानों की इनकम दुगनी नहीं होगी। ये तो नहीं है कि जीतने का मतलब। टॉपिक राहुल जी पर क्या कहते हैं? बिल्कुल आपने सही कहा, अमित जी का मतलब होता है सच्चा और शुद्ध। आपने अपनी डिबेट के स्टार्टिंग में ही कह दिया कि भैया जीत शुरू हो गई। अब लोकतंत्र की जीत हुई है, हमारे न्यायपालिका पे लोगों की आस्था, लोकतंत्र पे लोगों की आस्था है।
और आस्था का देखिए सबकी मजबूत हुई है, जिस तरह का न्याय मिला मैं है। उत्तर दे अब ये समझो जीत की शुरुआत हुई है, अब जनता जिताएगी, क्योंकि जनता के सामने बीजेपी एक्सपोज हो चुकी है। मैं पूछना चाहता हूं, परिवारवाद की बात आप करते थे, सत्ता बनाने के लिए परिवारवाद भूल जाते हो। जब भ्रष्टाचार की बात करते थे, भ्रष्टाचार को अपनाने जब भ्रष्टाचार के लोग आपके साथ आते हैं तो भ्रष्टाचार भूल जाते हो। और पार्लियामेंट के अंदर में इनकी नेता अगर ये कहेंगे जवाब देंगे, आप कुछ बोलोगे तो अनुराग भाई ज्यादा तेज बोलेगा भाषण हो गया, ये पूरा भाषण हुआ 4 मिनट क्या बोला जाएगा? अब ओके अनुराग भाई ज्यादा तेज बोलेंगे तो बीपी हाई हो जाएगा, थोड़ा सा शांत। आपको टमाटर दे देंगे, ठीक है, चिंता मत करो, जो लाया हुआ टमाटर आपको दे देंगे। ये क्या आपको लग रहा है, क्या ये जो विपक्ष कह रहा है उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है? इसकी उल्टी गिनती शुरू हुई है तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राहुल गांधी तो हैबिचुअल ऑफेंडर है। मैं आपके चैनल पे बोल रहा हूं, हैबिचुअल ऑफेंडर है। क्या उन्होंने ट्वीट किया? नफरत पे मोहब्बत की जीत। बहुत अच्छा, पहले नफरत फैलाओ, तुष्टीकरण की नीति अपनाओ, नफरत फैलाओ और फिर मोहब्बत की बातें करो। ये अनफेयर है। एक मिनट, टीम एनडीए से कोई नहीं बोला, बीच में नहीं बोला। तो जो हैबिचुअल ऑफेंडर हो, जो जानबूझ के इस तरह के बयान देता हो, समाज को बांटने वाला बयान देता हो, और पुनः जैसे कहता हूं कि मोहब्बत की जीत हो, किस मोहब्बत की आप बात कर रहे हो? चलो मान लिया, ठीक है, उनकी बड़ी जीत हुई। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया, जजमेंट दिया, सबने स्वागत किया, एनडीए के लोग ने भी स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, जो भी उनका जाए। लेकिन आप कहते हो कि इंडिया जो है बहुत मजबूत हो गया, इंडिया अलायंस मजबूत हो गया। कौन सा इंडिया अलायंस में तो अब मारा मारी हो जाएगा कि राहुल बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे, ये पकड़ के बोला भाई, ये बोलिए बात पकड़ ले। अब तो राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरी बात पूरी नहीं हुई है, अनुराग का जवाब आना चाहिए। अनुराग का जवाब नहीं हुई है, राहुल गांधी के जवाब दे दूं? आपने नहीं बोलने दिया मुझे। अब बोलूं मैं? अरे नहीं बोलने दिया। अरे मैं बोलने दिया आपको। मेरे नीतीश चाचा क्या प्रधानमंत्री बनेंगे या राहुल बाबा यही प्रधानमंत्री देखो, बनेंगे? कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात की नीतीश चाचा। देखिए हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे यहाँ चाचा भी हैं, बुआ भी हैं, भतीजे भी हैं, फूफा भी हैं। तुम्हारे यहाँ तो कोई है ही नहीं रिश्ता, तो हम बता रहे हैं कि हिंदुस्तान। अरे अखिलेश भैया भी तो है। बिल्कुल है ना, तो मैं कह रहा हूँ अरे क्यों नहीं है, बता ही दिया मेरे। अब देखिए मजेदार बात देखिए, मजेदार बात देखिए, हमारे पास कितने चेहरे, लोकतंत्र में हमारे पास चेहरे ही चेहरे हैं। इनके पास दूसरा चेहरा ले लेंगे, अगर नाम ले भी लिया इन्होंने तो जीभ लड़खड़ा जाएगी। ठीक है, ठीक है। गौरव भाटिया, अब टीम एनडीए। देखिए आपने चाचा का नाम लिया, आपने कईयों का नाम लिया, लेकिन अखिलेश भैया का नाम आप भूल गए। लेकिन मैं आता हूं आपके पास गौरव भाटिया। अखिलेश यादव की एक बाइट थी, हमारे पास कई चेहरे हैं, हमारे पास कई लोग हैं। बुजुर्ग प्रधानमंत्री चाहिए तो वो अवेलेबल है, महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो वो अवेलेबल है, कई सारे प्रधानमंत्री उनके पास अवेलेबल है। तो सब प्रधानमंत्री अवेलेबल है, उनके पास सजा हुआ है सब कुछ। बताइए। हाँ, इतना पब्लिक ने किसने क्या बोला, किसने बोला था? प्रधानमंत्री की सुपरमार्केट। तो गेंदा फूल चाहिए, शांत हो। प्रधानमंत्री होता है ना, गेंदा फूल होता है ना गुलाब का फूल होता है, प्रधानमंत्री होता है। देखिए ऐसा है, तो इनके पास अगर आपको रेपिस्ट चाहिए तो रेपिस्ट भी देंगे। गायत्री प्रजापति रेपिस्ट। अब जवाब भी आना होगा, इनके पास सीरीज है, अब इससे जवाब मिलेगा। एक लाइन अब रेपिस्ट जवाब मिलेगा, जवाब मिलेगा। हाँ, आप बताइए उन्नाव की घटना पे बताइए, फोटो है, फोटो लेके नहीं घूमेंगे। टीम एनडीए, टीम यूपीए दिया, इसके बारे में बताइए। अंकिता ये क्या हो रहा है? कुलदीप सेंगर का नाम बवाल मच गया, कौन सी फोटो दिखा दी? बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। टीम इंडिया प्लीज शांत। ओके, आप अपनी बात पहलवान महिलाओं को किस तरह से घसीटा गया उसके बारे में नहीं बोलेंगे। देश के लिए मेडल जीत के आई थी। मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या अन्याय हुआ उसके बारे में बोलने की हिम्मत है? बोलिए, मणिपुर में बेटियों के साथ क्या अन्याय हुआ? उत्तराखंड में अंकिता यादव पूरे सबूत मिटा दिए इन्होंने, 1 साल तक आग लगाने की बात है। जब मुद्दों पे बात हो रही है तो इस तरह का फोटो लेके घूम रहे हैं यहाँ पे। एक जगह, एक मेरा निवेदन है, आप लोग सारे पार्टी के सम्मानित नेता हैं, हाथरस पे भी जवाब आना चाहिए। आप एक सेकंड, आप अंकिता पे भी जवाब आना चाहिए। आप शांत रहिए, उन्नाव पे भी जवाब आना चाहिए। शांत रहिए, महिलाओं पे भी जवाब आना चाहिए। अनुराग ये तरीका नहीं होगा, आप रायता मत फैलाइए। उन्होंने दिखाया, अरे रायता फोटो दिखा रहे हैं, आप रायता बता रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह इनका सांसद है, इतना बड़ा रेपिस्ट। ठीक है, एक सेकंड, अब उनकी बात को रखने दीजिए। अब जवाब नहीं है, चुप हो। फोटो कहां गई? मैं अखिलेश का तोता हूँ, जेब में टमाटर रख के सोता हूँ। क्या भाव है? क्या भाव है? क्या भाव है? भाव पूछो, क्या भाव है टमाटर?
कि इनको टमाटर का अरे भाव भैया नहीं सब्जी पता की है। दुकान को हटाओ यार वो क्या तोता तोती सब्जी की दुकान को हटाओ। आपने भी बहुत कुछ बोला, आपने भी बहुत मैंने कुछ नहीं बोला। किसी को तोता बोला, सुनिए। मैंने बोला क्या कौन तोता है? आपको अरे मालूम कोई है? किसी को मोदी जी का कुत्ता बोलते अच्छा लगेगा क्या? वो भी बोल सकते हैं हम कि भाई तोता आपने मर्यादा मर्यादा रखियो, क्योंकि मर्यादा जाते रखियो, हैं। मर्यादा रखियो। सारे 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 जानवर आ जाएंगे फिर। देखिए ऐसा है कि मुझे ये पता है कि जब कांग्रेस के नेता जाते हैं तो वहां पे पिद्दी पहले बिस्किट खाता है, मोदी प्लेट पे जी का चाटता है, कुत्ता उसके बाद है, ये जाते रोज हैं। झूठ बोलता तो है। कुत्ते की बात मत करो भैया। मोदी जी का कांग्रेस पार्टी कुत्ता की है, हैसियत रोज सबको झूठ पता है। बोलता है। ये शब्द ना हम बोले किसी तो के, आप जब भी उन्होंने बोला था ना, उनको इसीलिए उनको भी जवाब नहीं देखो इन्होंने पहले भी कहा, सुनिए। इन्होंने राहुल जी के बारे में इतनी गंदी टिप्पणियां हाँ, की हाँ, है, हाँ। इन्होंने इतनी गंदी मैं ये गलत बात है, मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। एक मिनट, ठीक है, आप अपनी बात करिए, आप अपनी बात करिए। धन्यवाद। अभी इन्होंने बोला शांत रहिए था बाप। कि कहा भाजपा ने अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं। अच्छा, तो मैं कहूंगा ये देखिए, अखिलेश यादव ने कहा था बुआ जी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी हैं और उन पे भरोसा किया तो बॉर्डर पर पत्थर के हाथी लग जाएंगे, और उनके साथ आ गए भैया। ये है अखिलेश यादव, इनसे बड़ा नेता तो नहीं है ना। तो मायावती ने भी कहा था सुनिए, चरगुंडन की छाती पर मोहर लगाओ, हाथी ना, पर। ये नहीं, मायावती ने एक और बात कही थी। क्या? उन्होंने कहा था भारत में सबसे बड़ी गुंडों की पार्टी कोई है तो समाजवादी पार्टी, और दोनों साथ आ गए। ये अभी लाया हूं वो भी। लेकिन बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, देखिए 2017 में 27 साल यूपी बेहाल का नारा लगा रहे थे राहुल गांधी, उसके बाद जाके बैठे टूटी साइकिल पे जो पंचर है, और हरा दिया जनता ने। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बन गए 2019 में। बीच में नहीं आप बोलिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। 2019 में समझ गए भैया भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, इनसे लड़ नहीं पाएंगे, सब इकट्ठे हो जाते। इस बार मायावती के साथ कूद के गए। 38 साल कहां से आया? ये कहां से आ गए भैया? 38 साल कहां से आया? आप कहते हो बिहार से, 27 साल यूपी, बिहार से। अरे 38 साल कहां से आया? 27 साल सब एक यूपी साथ बिहार आ जाते हैं। आप अकेले कहां आते हैं? 25 साल में आपको याद नहीं आता है? जी, 25 साल में याद नहीं आता है? एक और सवाल ले लीजिए। जब आप अरे सवाल क्या, पहले एक सवाल पूछ लीजिए। लालू 5 बार दोष से धुए, वो फैसला मानते हैं नहीं? पूछ लीजिए, इतना ही पूछ लीजिए। लालू यादव भ्रष्टाचारी है कि नहीं? बोलिए, बस इतना बताइए। एक्सटेंशन पे अधिकारी आप रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बावजूद, तो यही होगा, इंडिया को बर्बाद करने का यही काम होगा। सुनिए, आप सुन लीजिए पहले। इंडिया, लेकिन वो चाहे कितना भी जुड़ेगा युवा, जीतेगा इंडिया। इंडिया ही जीतेगा। जिंदाबाद। ओके, पब्लिक करिए राहुल गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद। बोलिए जी। अरे इंडिया जिंदाबाद बोलो। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। राहुल गांधी जिंदाबाद ना बोले, बोलो जिंदाबाद। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। हाँ, इंडिया जब जिंदाबाद। इंडिया होगा इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा। लेकिन जो कहते थे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह उनकी कब्र कूदेगी और जनता खोदेगी। राहुल गांधी, कौन कह रहा था राहुल गांधी जिंदाबाद? सवाल, ओके ओके, क्या एक जन खड़े होके अखिलेश यादव की बात करते हैं तो ओपी राजभर जो बोलते हैं कि यमराज भी आएगा तो भी बीजेपी के पास नहीं जाऊंगा, और वहीं बीजेपी में जाके शामिल हो जाते हैं। उस पर क्या बोलेंगे गौरव भाटिया? ठीक है, जी 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 जी। पर पीडीपी के साथ अब आप आ गए, अब आ गए। अरे महबूबा से इनको मोहब्बत नहीं है, इस्तेमाल कर रहे हैं। गलत है, गलत। पीडीपी इन्होंने कहा पीडीपी भारत तेरे टुकड़े टुकड़े है, और ये कहकर दूसरे ही महीने में जाके बढ़ गया। अच्छा, एक सवाल है हमने कभी नहीं कहा था। अतुल भाई से एक सवाल। अच्छा, पूछ लीजिए सवाल, फिर मैं आ रहा हूँ आपको। आज मुस्कुरा रहे मुझे। बोलो सवाल पूछो। मतलब सोचिए, आराम से। हजारों डिबेट हुई, हर बार कांग्रेस का प्रवक्ता निराश, आंखों से आंसू, छाती पे आग लगी है। आज हंस रहे कम से कम, ठीक है। ये बताइए लोकतंत्र भारत का जिंदा है या नहीं है, ये बताइए बस। ठीक, सब जानना चाहते। राहुल गांधी कहते नहीं है जिंदा। आप क्या कहते हैं? लोकतंत्र के लिए हम लड़े और लोकतंत्र के लिए हम जीते भी हैं। पलटूरा। ये देश है हमारा। में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज 18। क्या 2 बार गलत बोले, 24 बार बोले, इनको ये भी नहीं पता है 9 साल में। इनको पता ही नहीं है। छोड़िए, आप 2 बार बोले, चलिए राजनीति छोड़ दीजिएगा अगर 2 बार बोले। अगर 2 बार बोले राजनीति छोड़िएगा। और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं सचिन पायलट, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व डिप्टी सीएम राजस्थान के, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता। सचिन जी, राहुल गांधी को एक बड़ी राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से। क्या ये पूरे विपक्षी गठबंधन के लिए एक संजीवनी की तरह है? मैं समझता हूं बात देश की है, और जिस प्रकार से एक मानहानि के मुकदमे में जी
उस कानून के तहत जो 150 साल से कभी सजा नहीं मिली, उस सजा को एक आगे रखकर राहुल गांधी जी के सदस्यता को समाप्त किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ये ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि जो लोअर कोर्ट से हमको जस्टिस नहीं मिल पाया था वो सुप्रीम कोर्ट ने स्थापित किया कि देश पे न्यायपालिका पे लोग भरोसा कर सकते हैं। और राहुल जी की इस सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद निश्चित रूप से न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को लेकिन समूचे विपक्ष को एक बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। जी, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा, इस बात में भी कोई शक नहीं है, जो भी कहा गया वो अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, ये कॉशियस अप्रोच भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी। एक सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसको हम सब स्वीकार करते हैं कि राजनीति में जो संवाद है, जो चर्चा, भाषण है, उसको हमको एक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज के तहत ही करना चाहिए। लेकिन सब पर लागू है, विपक्ष, पक्ष, हर नेता, हर जनप्रतिनिधि को करना चाहिए। मैं भी इस पर समर्थक हूँ कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स की एक डिसेंसी होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने जो कमेंट किया था उसको, डेफेमेशन हमेशा किसी व्यक्ति का होता है, लेकिन किसी समाज का प्रतिनिधि बनकर कोई पॉलिटिकल पार्टी लोअर कोर्ट में डेफेमेशन केस कर दे और उसको उनके बाद उनका कन्विक्शन हो जाए, ये बहुत, मैं समझता हूँ, अतिशयोक्ति हो गई थी न्याय की आड़ में राजनीति करने की। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है कि कानून सबके लिए बराबर है, कोई कितना छोटा कितना बड़ा हो, लेकिन इसकी पालना होनी चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि माननीय हमारे जो स्पीकर महोदय हैं, जितनी जल्दीबाजी में उनकी सदस्यता रद्द की गई थी, उतनी जल्दबाजी में इनकी सदस्यता दोबारा, मतलब आप कह रहे हैं कि सदस्यता राहुल गांधी की जो रद्द हुई है वो जल्दी से, त्वरित तरीके से वापस आनी चाहिए, और आप चाहते हैं कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा उसमें राहुल गांधी बोले लोकसभा में। जो ऑनरेबल स्पीकर हैं वो भी मर्यादाओं और कानून से बने हुए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्णय आता है उसको हर व्यक्ति, हर संस्था को मानना चाहिए। और मुझे लगता है कि अब बिना समय जाहिर करे स्पीकर साहब को सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उसके अनुसार काम करना चाहिए। यानी आप मानते हैं कि लोकतंत्र का जो स्तंभ है जुडिशरी, वो बहुत महान है, यानी लोकतंत्र है भारत के अंदर। आप लोग जो बार बार सवाल उठाते थे नरेंद्र मोदी के राज में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लेकिन इसको सुरक्षित रखना है। इसको चुनौतियां मिल रही हैं, इनकी संस्थाओं, हमारी संस्थाओं पर आक्रमण हो रहे हैं जी, उसको भी सुरक्षित रखना है आप जी। लेकिन अब राजस्थान के संदर्भ में क्या आम आदमी पार्टी के साथ राजस्थान में कोई गठबंधन करेगी कांग्रेस पार्टी? ये सारा सीट शेयरिंग, गठबंधन करना है नहीं करना है, ये सब जो नेक्स्ट मीटिंग होगी इंडिया की हमारी गठबंधन की, इसमें तय होगा। हमारा उद्देश्य है कि एनडीए को हमें पराजित करना है 2024 के चुनाव। जी, मेरा आखिरी सवाल लाल डायरी पे होगा। राजेंद्र गुड़ा और लाल डायरी पे आप क्या कहना चाहते हैं? वो देखिए, मुझे लगता है कि जो आज मुद्दे हैं हमारे पास, भाजपा के पास एक अजीब विडंबना है अमित जी। भाजपा की सरकार केंद्र में है, वहां विफल हो रही है, और भाजपा राजस्थान में विपक्ष में है, वहां भी विफल हो रही है। तो ये पार्टी ना सरकार चला पा रही है, ना विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है, ये साबित हो गया है। और भ्रष्टाचार की तो बड़ी लड़ाई आपने भी लड़ी, राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं मैं भी लड़ रहा हूँ। वो जो मर्जी कहें, लेकिन मैंने जो अपने मुद्दे उठाए थे उस पर हमारी पार्टी सरकार काम कर रहे हैं। और भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं नहीं, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सारी सरकार और हमारी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन होना चाहिए। इसके तहत जो भी हमें करना होगा हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन पायलट, आपने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इस समय देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल कार्यक्रम। हमारी जो 2 सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब आना चाहिए था, नहीं आया, क्योंकि ये फोटोकॉपी लेकर चलते हैं और कहते हैं कि बहुत पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने वाले को इसकी जरूरत नहीं होती है। 2 सवाल जो कि प्रधानमंत्री का आपने बात, प्रधानमंत्री का बात, अरे बोलने तो नहीं, प्रधानमंत्री का बात सवाल पूछा भी गया। देखिए 1977 में, 1989 में, 2004 में कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं था और जीत हुई। इंदिरा गांधी 1971 में 352 सीट था, 400 से ज्यादा राजीव गांधी के पास सीट था, उसके बावजूद भी सरकारें बदली। साइनिंग इंडिया का अंत क्या हुआ आप भी जानते हैं 2004 में। तो ये सवाल एकदम गैर तार्किक है कि सरकार का अंत होगा, एकदम होगा। वो इसलिए होगा कि इसलिए होगा कि 10 साल सुनिए, बस हो गया 2 मिनट, 10 सरकार का अंत इसलिए होगा कि 10 साल के बाद लोग दशा पर सवाल पूछेंगे, आकलन का वक्त है। और उम्मीद है कि इंडिया अब टीम एनडीए से बोला जाएगा, अब टीम एनडीए बोलेगी, अब टीम एनडीए बोलेगी। अब इंडिया वाले को टाइम दे दिया, भारत वाले को टाइम दे दिया, अब भारत वाले को टाइम। अच्छा ठीक, क्योंकि लोकतंत्र की आत्मा भारत में बसती है। आप ही की टीम से बोलो। आपने जिक्र किया बिहार का मिसबाय। बिहार में देखिए कि चाचा भतीजे की जो सरकार है,
चाचा को प्रधानमंत्री बनना है और भतीजे को मुख्यमंत्री बनना है। अरे बिहार संभल नहीं रहा है, बिहार जल रहा है, बिहार को संभाल नहीं पा रहे हैं। जिस बिहार को संभालने की, सजाने की जो आपको मिला था मैंडेट, उसको तो आप जला रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए माधव भाई आपने बोला चाचा को प्रधानमंत्री, चाचा को प्रधानमंत्री। एक बारी ऑल ऑडियोज डाउन, एक सेकंड। इन्होंने बड़ी, आपने बोला चाचा को प्रधानमंत्री और भतीजा को मुख्यमंत्री। कहीं 24 में बनना जाए, दोनों ही, वो प्रधानमंत्री बन जाए, वो मुख्यमंत्री बन जाए, आप क्या करेंगे? बिहार को संभालने की जिम्मेवारी उनको मिली, वो तो बिहार संभाल नहीं रहा, बिहार जल रहा है। गौरव भाटिया, अच्छा 5 सेकंड बोल लीजिए। यूपी में इतने साल से भाजपा है, ऐसा कोई पैरामीटर बता दो जहां यूपी ने ग्रोथ किया है। सीरियस बात कर रहे हो सारे नौजवान बैठे। ठीक है, ओके, जवाब गौरव भाटिया। महंगाई में उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वो प्रियंका वाड्रा गांधी कही थी, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और इस बार मैं जो है बहुमत पाऊंगी, और सीटें आई दो 404। बताइए। अच्छा, हमने कभी कहा इनकी भी 2 सीटें थी। आपके बीच में नहीं बोले, अनफेयर होता है। अरे भाजपा इनकी भी 2 सीटें थी। अहंकार में डूबा हुआ जो वक्तव्य होता है उसका जवाब देना चाहिए। हो नहीं सकता। 2 सीटें थी। मेरा निवेदन मानिए, 2 सीटें, मेरा निवेदन मानिए, मेरा निवेदन 55 साल तक सत्ता से बाहर रहने का अपमान नहीं किया हमने। 2 सीटें आई, अरे 2 आई तो 200 भी आएगी। जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, देखते रहिए। ये डिबेट जब से चल रही है हम भी देख रहे हैं, आप लोग इतनी असभ्यता से पेश आ रहे हैं, कभी कुत्ता, कभी टमाटर, कभी बिल्ली। जो सरकार बैठी है, सरकार, आप पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। जो इसके भाग में राजभोग है वो राजभोग है। आप कुत्ता, टमाटर ऐसे शब्द कह के इस देश के संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ। ये बड़ी अच्छी बात बोली है, ये नेताओं के लिए एक सबक है। जी सर, मेरा सवाल मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो एक स्टेटमेंट दिया था प्रियंका गांधी ने कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन राजस्थान को रेप में नंबर 1 स्टेट कर सकती हूँ। और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने एक बात बोली कि इंडिया में सबको हम साथ लेके चलते हैं, तो वेस्ट बंगाल में हिंदू को साथ में क्यों नहीं लेके चले? ये आपका पॉइंट है, ठीक है। गौरव भाटिया से क्या सवाल है? मेरा गौरव भाटिया सर से सवाल है। सदन में कुमार कलेकर ने पूछा था कि 5 साल में कितना IIT IIM खोला है। सुभाष कुमार ने बोला कि एक भी नहीं खुला है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बोला कि रोज IIT IIM खोलता है। तो उनका स्क्रिप्ट कौन लिखता है? जी। लेकिन सुनिए, ठीक है, मैं आपको एक तथ्यात्मक बात कह देता हूं, तथ्यात्मक ही बता रहा हूं। मेरे भाई, आपने सवाल किया तो उत्तर भी तो सुनिए। IIT हो, IIM हो, जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जितना हमारी आजादी के 63 वर्षों में खुले, 9 साल में IIT IIM खुलने की दर उससे 3 गुना ज्यादा हो गई। ये सच्चाई है। नाम बताइए, दूर से काम थोड़ी चलेगा। हम नाम बताते हैं, ये नाम बताएं, मैं नाम बता दूंगा, गारंटी के साथ बता रहा हूं। हिमाचल में नहीं खुला, कर्नाटका में नहीं खुला, नाम बताइए। सरकार का जवाब। बात सुन रहा था, मेरी भी बात सुनी जाए। मेरे भाई ने कहा, मैंने आपको बता दिया तथ्यात्मक रूप से, आप चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात मैं ये कहूं, जो 70 साल में नहीं हुआ वो मोदी जी ने किया। आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ। एक मिनट रुक जाइए। 70 साल में टमाटर कभी 200 रुपए के पास 200 बंद करिए सर, हो गया टमाटर, हो गया। 70 साल में इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं थी। अब 70 साल में इतनी बड़ी बेरोजगारी कभी नहीं थी। 3-4 तथ्य रखने दीजिए। 70 साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा था, 2 साल में 100 रुपए डीजल पे 100 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। अरे भाई साहब, आप टमाटर ही लेकर घूम रहे हैं। पेट्रोल पंप भी, डीजल पेट्रोल भी बढ़ा है। दूसरी बात मेरे भाई, आप मुझे ये बताइए, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमला हुआ, ठीक है, हमारी आर्मी ने कहा, एयरफोर्स ने कहा हम पाकिस्तान को जवाब देंगे, मनमोहन सिंह जी ने नहीं दिया। लेकिन जब पुलवामा हुआ तो घुस के ठोका बालाकोट को। मोदी और सवाल चलिए अरे एक सेकंड, ऑल ऑडियो डाउन, अनुराग शांत। देखिए व्यूअर्स, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैं एक बाइट सुना रहा हूं आपको अधीर रंजन चौधरी की। अधीर रंजन चौधरी क्या कहते हैं? वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, नेता प्रतिपक्ष है। वो कहते हैं बड़ी मछली जब होती है उसको, एक सेकंड, एक सर, गौरव भाटिया शांत। आप अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं मैं नहीं बोल रहा, आप उनकी जुबानी सुनिए, और व्यूअर्स आप भी सुनिए, और नेतागण आप भी सुनिए। एक सेकंड शांत बैठिए, अब आप सुनिए वो बाइट। देखिए, सारे विपक्ष सबको लगा कि इस समय जो मोदी और साकी जो जगरनाट चलते हैं हिंदुस्तान में, जो त्राही त्राही मचा चुके हैं, सबको रुकने के लिए अकेले दम पे ये रुक नहीं पाएंगे। इसलिए सबको एकजुट होने जरूरी है।
समुद्र में आप देखे हैं कि जब तीमी मछली गुजारते हैं तो छोटे छोटे जितने मछली होते हैं सब एकजुट होकर तीमी की मछली की आकार धारण कर लेते हैं बचने के लिए। ये मजबूरी है, जरूर मजबूरी है। मजबूरी तो पॉलिटिक्स में तो मजबूरी जरूर रहते हैं। अधीर रंजन चौधरी की आपने बाइट सुनी। अधीर रंजन चौधरी क्या कहते हैं? पूरे विपक्ष को लगा कि इस समय मोदी और शाह की जोड़ी है, उन्हें अकेले दम पर हम रोक नहीं पाएंगे, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए। समंदर में आपने देखा होगा, मैं छोटा करके बता रहा हूं, समंदर में आपने देखा होगा एक बड़ी मछली निकलती है, उससे बचने के लिए छोटी छोटी मछलियों को बड़ा आकार लेना पड़ता है। यह अधीर रंजन चौधरी ने बोला है, यह एक बड़ा कबूलनामा है। ये एक सेकंड अतुल लोंदे से सवाल है मेरा। अतुल लोंदे, आपके नेता अधीर रंजन चौधरी सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? मोदी और अमित शाह दोनों बहुत बड़े हैं, उनसे निपटने के लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा और हमारी मजबूरियां हैं। मजबूरी का गठबंधन है ये, उन्होंने कैटेगोरिकली क्लियरली बोला। उन्होंने, उनके कहने के पीछे का मतलब यह है कि आज देश बेरोजगारी से लड़ रहा है। आज देश महंगा। सुनो मैं बता रहा हूं, मैं आपको मतलब बता रहा हूं। आप मतलब वो तो मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या है? पार्टी के नेता ने मैं बता रहा हूं ना। जी मैं बता रहा हूं ना जी। उन्होंने ये कहा कि इस देश का युवा बहुत सबसे ज्यादा 70 साल की बेरोजगारी से लड़ रहा है। इस देश में 70 साल में 55 लाख करोड़ का कर्जा था, ये 9 साल में इन्होंने 100 लाख करोड़ करके 155 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया। अभी आज ईपीएफओ का डेटा आया, बहुत झूठ बोलते रहे लोग। ईपीएफओ का डेटा ये बताता है कि 2,40,000 के ऊपर रोज का हर साल का रोजगार निर्माण नहीं किया। इनकी ही सरकार जो है वो जवाब देती है। लेकिन जो सवाल है ये सब मुझे विपक्ष से ले लीजिए। अनुराग भदौरिया, आप मजबूर हैं साथ आने के लिए, जो बात अधीर रंजन चौधरी ने बोली। देखिए, एक सवाल मैं पूछ रहा हूं। नहीं, सवाल मेरा है, जवाब आप दें। मैं दे रहा हूं। सवाल मेरा है, जवाब दें। आप मजबूर हैं जी। अधीर रंजन चौधरी जी की जो बोली भाषा है वो बंगाली है। एक सेकंड बोल रहे हैं। हाँ। उनकी बोली भाषा बंगाली है। तो वो बोलने में थोड़ा सा उनकी हिंदी थोड़ी गड़बड़ होती है, लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से देश के साथ अन्याय हुआ है और राष्ट्र बचाने के लिए राष्ट्र के लिए हम सब एक साथ खड़े हैं। राष्ट्र के मुद्दों पे हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र की बात पे हम सब एक साथ। गौरव भाटिया, आप एक सेकंड। उनकी हिंदी अच्छी नहीं है, इसलिए ऐसा उन्होंने बोल दिया। मतलब मजबूर है, मछली भी उनको समझ में आ रही है, उन्हें उनकी हिंदी अच्छी नहीं है। देखिए, जवाब दिया तो आप गौरव भाटिया, हिंदी अच्छी नहीं है तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बुला देते हैं। और हमारा लोकतंत्र इतना महान है कि जो डेलीगेशन राष्ट्रपति से मिलने गया था उसमें अधीर रंजन चौधरी खड़े थे और उस महिला ने अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन किया। यह है भारत का लोकतंत्र। दूसरी बात, मछली का संदर्भ समझिए। मछली का संदर्भ वो कांग्रेस की मछली बता रहे थे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका भ्रष्टाचारी पानी है। ईडी हाथ लगाएगी, 20,000 डर जाएगी। 20,000 करोड़ कहां से आ गए? देखो, 2 इंडिया के लोग बोले, एक एनडीए का बोल रहा है, अब अलाउ तो करेंगे ना। ये तो बार-बार व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। प्रधानमंत्री किस सवाल पर भागता है? अरे राहुल गांधी जी का जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, क्या उनको बंगले से बाहर निकाला गया? इसी डर से निकाला गया क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा अकाउंट में 20,000 करोड़ जो मॉरिशस से आए हैं वो किसके है, ये नहीं बता पाए। चलिए, हो गया, धन्यवाद। नहीं बता पाए, कोई ठीक है। जब 20,000 करोड़ कहां से आए? चलिए, मछली जल की रानी है, कहां से आए? जीवन उसका भ्रष्टाचारी पानी है। ईडी हाथ लगाएगी तो डर जाएगी, इकोसिस्टम से निकालोगे तो मर जाएगी। ये है ये लोग, इनका इकोसिस्टम जो है उससे ना निकाल देना, मर जाएगी। आपका पॉइंट बोलिए, पीछे हो गए। हाँ, बोलिए। मेरा पॉइंट कांग्रेस वाले से है। ये बताइए सर, आप कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने जिसकी वजह से सदस्यता गवाई, और उन्होंने एक शब्द कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दुर्भाग्यपूर्ण से मैं एक सांसद हूं, और अभी आप लोग चिल्ला रहे हैं कि क्या नाम है कि सांसद ही चली गई। ठीक है, सांसद ही चली गई। ठीक है, एक सवाल, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है नो कॉन्फिडेंस मोशन में राहुल गांधी बोल पाएंगे? जवाब। शांत। ये तो कानूनी प्रक्रिया है, उनकी सांसदी अगर बहाल होगी तो जरूर बोलेंगे वो। कांग्रेस कह रही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में राहुल गांधी को आना पड़ेगा क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। जवाब गौरव भाटिया, जवाब। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पूरे देश से और देश की न्यायपालिका से माफी मांगनी चाहिए, और मैं वजह बता दूं। आप ट्वीट देखिएगा, एएनआई का है। जब ये फैसला आया था और दोष सिद्ध हुआ था तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था जज बदलते रहे, न्यायपालिका को कोई चला रहा है।
आज न्यायपालिका ने फैसला दिया है, क्या बोलेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे? माफी मांगेंगे? मांगेंगे या नहीं चाहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन में राहुल गांधी बोले, बीजेपी चाहती है, हाँ या ना? अरे सुनिए, जवाब दीजिए। इनकी चूचू करने से कुछ होगा नहीं। कानून है, संविधान है, तय हो जाएगा। आप चाहते हैं? एक मिनट, राहुल गांधी पिछली बार पार्लियामेंट आप चाहते हैं? सुनिए, आप चाहते हैं? आप आपकी पार्टी चाहती है, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्पीकर तो नाराज मत होइए, मैं स्पीकर नहीं हूँ, नाराज मत होइए, स्पीकर नहीं हूँ, नाराज मत होइए, मैं स्पीकर नहीं हूँ। आप स्पीकर तय करता है। अच्छा, आप चाहते हैं? अमित भाई, मैं चाहता हूँ राहुल गांधी आएंगे, 2018 वाला सीन न दोहराया जाए। मैं चाहता हूं राहुल गांधी सदन में बोले, लेकिन अंड बंड ना बोले, पढ़ के बोले। अंड बंड ना बोले, पढ़ के बोले। थोड़ा इटली की जितना ज्ञान है उतना ज्ञान रखें। अब देखिए, 2018 में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, मोदी जी ने शुभकामनाएं दी कि आपको इतनी ताकत दे ईश्वर, इतनी ताकत है कि 2023 में आप फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए, और वो ताकत आपको मिल भी गई। 2023 में फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आ रहे हैं, लेकिन तब राहुल जी का फेमस हग था, मतलब गले लगाया था उन्होंने नरेंद्र मोदी को। वो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अब आपके साथ आगे, जिनको तो राहुल गांधी ने मारी। लेकिन क्या कहना चाहते हैं आप? चाहते हैं राहुल जी नो कॉन्फिडेंस मोशन से में बोले? राहुल गांधी से डरते हैं, अदानी के पीछे छुपते हैं, ये सच्चाई है। अभी आप समझ लीजिए, आप अभी समझ लीजिए, मेरे सवाल आप अभी समझ लीजिए। आप चाहते हैं राहुल जी आए कि नहीं आए? सुनिए, संसद, आपने लोकतंत्र की बात की थी, संसद में 267 में कितनी बार हुआ है? 30 बार मनमोहन सिंह जी बोले हैं, 21 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी बोले हैं, और ये 2 ही बार बोले, और 2 ही बार कब बोले? क्या 2 बार? गलत बोल रहे, 24 बार बोले। इनको ये भी नहीं पता है 9 साल में, इनको पता ही नहीं। अरे छोड़िए, आप 2 बार बोले, चलिए राजनीति छोड़ दीजिएगा। अगर 2 बार बोले, अगर 2 बार बोले राजनीति छोड़िएगा, बोलिए 2 बार बोले, अभी बोला, बेकार की बात है। 2 बार बोले, 1 मिनट। अगर प्रधानमंत्री, आपने 2 बार बोला, 2 बार बोला आपने। सुनो ना, सुनो, क्या होता है? गुंडागर्दी है क्या ये? अरे बहस कर रहे, इन्होंने बोला 2 बार बोले। मैं तो सबूत गलत है, मैं तो सबूत के साथ इस्तीफा देंगे, मैं तो सबूत के पद से दे दीजिएगा अपने, अगर बचाए तो। अरे तू गलत तथ्य ना बोला करे। आपने टोका। अच्छा, जी 2 बार पता है नहीं, लिख के दे दिया, राहुल गांधी ने बोलने लग गया है। चेक करिए भैया, एडजर्नमेंट करके। प्रधानमंत्री 2 बार इससे ज्यादा ही बोले हैं, इनको पता ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ आंकड़ा। देखो सच सब सामने आता है ना, तो ऐसी बोखलाहट होती है। सच कहां से आया? राहुल गांधी ने कहा था कि भैया राफेल पे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, बाद में माफी मांगी, अभी जजमेंट आप दोनों का झगड़ा तो चलता रहेगा, बचा लिया। नो कॉन्फिडेंस मोशन भी आएगा, लेकिन हमारी कवरेज भी बदस्तूर जारी रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यही है। फिलहाल ये देश है हमारा कि आज के एडिशन को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार, शुभ रात्रि। जूझते रहे। आज ये अपने परिवार, अपने देश के हित में, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और साथियों, 14 अगस्त विभाजन विभीषिका दिवस, मां भारती के टुकड़ों का वो दिन हमें भविष्य में मां भारती को एक रखने की जिम्मेवारी भी देता है। अब इस देश को किसी भी तरह से कोई नुकसान न हो पाए, ये संकल्प करने का समय भी ये विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त है। साथियों, देश का हर बच्चा, बुजुर्ग, सब कोई 15 अगस्त का इंतजार करता है। और हमारा 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस, हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर मकसद तिरंगा, हर सपना तिरंगा, हर संकल्प तिरंगा। मैं देख रहा हूं कि अनेक साथी आजकल सोशल मीडिया पर
अपनी तिरंगे वाली डीपी अपडेट कर रहे हैं। हर घर तिरंगा के उद्घोष के साथ फ्लैग मार्च भी निकाल रहे हैं। मैं आज सभी देशवासियों से, विशेष रूप से युवाओं को, हर घर तिरंगे इस आंदोलन से जुड़ने का और इसका प्रचार प्रसार करने का भी आग्रह करता हूं। साथियों, लंबे समय तक हमारे देश के लोग यही सोचते थे कि वो जो टैक्स चुका रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। उन्हें लगता था कि उनकी मेहनत से कमाए हुए पैसों को भ्रष्टाचार में उड़ा दिया जाएगा। लेकिन हमारी सरकार ने इस धारणा को बदल दिया। आज लोगों को महसूस होता है कि उनके पैसे का पाई पाई का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो रहा है। सुविधाएं बढ़ रही हैं, ईज ऑफ लिविंग बढ़ रही है। जो मुसीबतें आपको झेलनी पड़ी वो आपके बच्चों को झेलनी न पड़े, उसके लिए दिन रात काम हो रहा है। इसका परिणाम यह है कि टैक्स भरने वाले लोगों की विकास के प्रति एक विश्वास बढ़ा है और उसके कारण टैक्स देने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। एक समय था जब देश में 2 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स लग जाता था। आज ये मोदी की गारंटी देखिए, आज 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसके बावजूद देश में जमा होने वाली इनकम टैक्स की राशि भी लगातार बढ़ रही है, जो विकास के काम आ रही है। इसका स्पष्ट संदेश है कि देश में मध्यम वर्ग का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अभी 5 दिन पहले ही इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख गुजरी है। इस साल हमने देखा है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या 16% बढ़ी है। ये दिखाता है कि लोगों का देश की सरकार पर, देश में हो रहे नवनिर्माण पर और विकास की कितनी जरूरत है, इस बात पर भरोसा कितना बढ़ रहा है। लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह रेलवे का कायाकल्प हो रहा है, मेट्रो का विस्तार हो रहा है। लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह एक के बाद एक नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह तेजी से नए नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, नए नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं, नए नए स्कूल बनाए जा रहे हैं। जब लोग इस तरह का बदलाव देखते हैं तो ये एहसास और मजबूत होता है कि उनके पैसे से नए भारत का निर्माण हो रहा है। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की गारंटी इन सब कामों में गारंटी है। हमें इस विश्वास को दिनों दिन और मजबूत करना है। और भाई बहनों, ये जो 508 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हुआ है ना, ये भी उसी दिशा में उठाया गया कदम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अमृत भारत स्टेशंस भारतीय रेल के इस कायाकल्प को एक नई ऊंचाई देंगे। आओ, इस क्रांति के महीने में हम सभी हिंदुस्तानी नए संकल्पों के साथ
2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, भारत को विकसित बनाने के लिए एक नागरिक के नाते मेरी जो भी जिम्मेवारी है उसको अवश्य पूर्ण करूंगा। इस संकल्प के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। अमृत भारत स्टेशन योजना की आधारशिला उन्होंने रख दी है। आगामी विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ मनोदशा है नागरिकों की, ये भी बखूबी समझ रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है टैक्स का पैसा जो नागरिक चुका रहे हैं उन्हें विकास कार्यों में लगा रहे हैं, कायाकल्प हो रहा है, अलग अलग डेवलपमेंटल कार्य जिससे लेकर प्रधानमंत्री लगातार जिक्र कर रहे थे। और विपक्ष पर भी कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आए हैं। लेकिन आज चूंकि बहुत बड़ा दिन भारत के लिए, अमृत भारत स्टेशन योजना की आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी। 80 के करीब स्टेशन मध्य प्रदेश के भी नाम, छत्तीसगढ़ के नाम 9 स्टेशन जिनका रीडेवलपमेंट इस योजना के तहत होना है और इसीलिए एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे माना जा सकता है। 500 से ज्यादा स्टेशन, करोड़ों के लागत और उसके बाद कायाकल्प इन स्टेशन का होगा। विपक्ष पर लगातार निशाना साध रहे थे। साफ तौर पर कहा है कि संसद भवन का भी विरोध किया, तमाम विकास कार्यों का विरोध करते आए, लेकिन इसके बावजूद विकास कार्यों में कहीं कमी नहीं आने देंगे। देश के नागरिक के तौर पर जितना बन पड़ेगा उतना विकास देश में लाने की कोशिश करेंगे, ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बेहद ही खास दिन आज पूरे ही देश के लिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी बहुत बड़ी सौगात। अलग अलग स्टेशन का कायाकल्प इसी योजना के तहत, करोड़ों की लागत आएगी लेकिन विकास की नई सौगात। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित लगातार कर रहे थे और इसी दौरान विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। विपक्ष का एक धड़ा पुराने ढर्रा पर चल रहा है। उनकी तरफ से कहा गया खुद तो कुछ करेंगे नहीं, करना नहीं करने देंगे। विपक्ष के एक धड़े ने संसद भवन की नई इमारत का विरोध किया था, ये बात उनकी तरफ से कही गई। कर्तव्य पथ का विकास हमने किया, उसका भी विरोध किया गया। वॉर मेमोरियल का भी विरोध किया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी विरोध किया है। वहां जाकर न दर्शन किए न नमन किया। हमने सकारात्मक राजनीति से देश को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठकर काम किया है। किस राज्य में किसकी सरकार, किसका वोट बैंक, इससे ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार काम कर रही है, ये कहना था पीएम मोदी। विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढरे पर चल रहा है। वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे, न काम करेंगे न करने देंगे। ये रवैये पर अड़े हुए हैं। देश ने आज की और भविष्य की जरूरतों की चिंता करते हुए संसद की आधुनिक इमारत बनवाई। संसद देश के लोकतंत्र की प्रतीक होती है। उसमें पक्ष विपक्ष सबका प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया। इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते उनको शर्म नहीं आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। और कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के सरदार साहब की इस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया है।
आगे बढ़ते हैं। श्योपुर से अगली बड़ी खबर। तहसीलदार अमिता सिंह तोमर ने अपना इस्तीफा वापस मांगा है। 2 दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। जिले की किसी भी तहसील का तहसीलदार नहीं बनाए जाने से नाराजगी उनकी बढ़ती जा रही थी। सीनियर तहसीलदार होते हुए भी नायब तहसीलदारों को तहसीलदार बनाया जा रहा था और इसी वजह से वो नाराज थी। अमिता सिंह तोमर 24 घंटे बाद यू टर्न लेती नजर आई। इस्तीफे को वापस मांगा है। मानसिक रूप से परेशान थी, इस वजह से गलती से कदम उठाया उनकी तरफ से कहा गया। कौन बनेगा करोड़पति में 50 लाख रुपए जीतकर सुर्खियों में भी वो रह चुकी हैं। पूर्व में बयानबाजी करके भी काफी सुर्खियां बटोर चुकी हैं। कलेक्टर ने इस तरह के व्यवहार को सिविल सेवा आचरण के विरुद्ध बताया। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार तहसीलदार अमिता सिंह का जिले से तबादला होना था और इसी के चलते तहसीलदार का प्रभार दिया था। अब तहसीलदार पर इस व्यवहार के लिए कार्रवाई भी की जा सकती है कलेक्टर की तरफ से, ये कहीं ना कहीं संकेत। दतिया से अगली बड़ी खबर, जहां कांग्रेस की सदस्यता लेने वाले बीजेपी नेताओं में अब एक और नाम जुड़ने वाला है। अवधेश नायक का नाम अब सामने आता हुआ। पूर्व सीएम कमलनाथ के सामने कांग्रेस की सदस्यता लेंगे। दर्जन गाड़ियों के काफिले के साथ रवाना हुए हैं। पाठ्य पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं अवधेश नायक और विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। इस तरह की सूचना भी। अवधेश नायक एक और नया नाम बीजेपी की तरफ से, जो कि कांग्रेस में शामिल होने वाला है। पाठ्य पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष को रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव भी लड़ने की तैयारी में कांग्रेस की तरफ से। पार्टी टिकट दे सकती है, ऐसी भी खबरें हैं। लेकिन बड़े काफिले के साथ चूंकि रवाना हुए हैं, हो सकता है कि कुछ अन्य लोग भी कांग्रेस की सदस्यता लें। तो पूर्व सीएम कमलनाथ की भी मौजूदगी रहेगी उस कार्यक्रम में, जिसमें अवधेश नायक मौजूद रहेंगे। हो सकता है उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में, जो कि काफिले के साथ निकले हैं, कांग्रेस की सदस्यता लें। फिलहाल जानकारी है कि विधानसभा का चुनाव लड़ने की भी तैयारी में अवधेश नायक हैं। कांग्रेस की सदस्यता अगर ले रहे हैं तो ये माना जा सकता है कि पार्टी टिकट भी दे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन्हीं के काफिले की, जब इस तरह की खबरें सामने आई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, उनके समर्थक उनके साथ इस काफिले में हिस्सा बने हैं। विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं अवधेश नायक। और चूंकि ये भी खबरें हैं कि कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि पार्टी टिकट दे या विचारधारा में जिस तरह से बदलाव कहा जाता है, हो सकता है उस तरह की आशंका। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर। पीसीसी चीफ कमलनाथ के ट्वीट पर पलटवार की स्थिति देखने को मिली है। ऊर्जा मंत्री ने कमलनाथ के ट्वीट पर पलटवार किया। प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कमलनाथ को भेड़िया बताया है। साफ तौर पर लिखा है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, भेड़िया आया वाली कहानी थी और कमलनाथ जी पर यह कहानी लागू होती है। 2018 में कमलनाथ जी ने कई घोषणाएं की थी। चुनाव के बाद सब कुछ ठन ठन गोपाल रह गया। बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, उनकी तरफ से कहा। ये बात उन्होंने सही कही, ये बात उनके ऊपर लागू होती है। 2018 में उन्होंने जो है कहा किसानों का कर्जा माफ, वृद्धाओं को पेंशन 1000, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, और चुनाव के बाद ठंटन गोपाल। तो ये जनता समझ गई है कि कांग्रेस घोषणा करती है, करती कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा नहीं की थी कि हम लाडली बहनों को 1000 रुपए देंगे, किया। ग्वालियर में देखिए एयरपोर्ट तुम्हारे सामने बन रहा है, देखिए रेलवे स्टेशन बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है। इनके समय में ये सब कहाँ था? तो काट की हांडी तो उनकी एक बार चढ़ चुकी, अब नहीं चढ़ने वाली है। उन्होंने ठीक अपना भाग के। और बात करेंगे दुर्ग जिले की, जहां पर डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज फिर से डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं। भिलाई सेक्टर 2 से 3 नए मरीज सामने आए। पाटन से 1 मरीज मिला और सेक्टर 4 की अगर बात करें तो यहां से भी 1 मरीज की पुष्टि हुई है। लगातार डेंगू के मरीज मिलने से हड़कंप की स्थिति भी। स्वास्थ्य विभाग भी हालांकि अलर्ट है, नगर निगम भी अलर्ट है। दवाओं का छिड़काव लगातार करवाया जा रहा है, लेकिन लगातार बढ़ती संख्या की वजह से चिंता बढ़ती जा रही है। लॉन्ग टर्म में तो हम लोगों ने 10 करोड़ का इसमें एक प्रोजेक्ट बनाया है, पूरे बैकलाइन को क्लीन करने का और सीवर लाइन को नई पूरी संधारित करने का,
इसका टेंडर भी लगा था, तो इसमें किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अभी हम लोग शासन से इसके स्वरूप में परिवर्तन करके अनुमति के लिए शासन को भेजा हुआ है। इसके अलावा लगातार वहाँ पर बीएसपी से भी हम लोग बात करें, बीएसपी का भी इसमें जो सीवर लाइन का संधारण का और साफ सफाई का कार्य है वो उनके द्वारा भी किया जा रहा है, हमारे द्वारा भी इसका कार्य किया जा रहा है। लॉन्ग टर्म में जैसे ही अगर सीवर लाइन का संधारण पूरा हो जाता है तो पूरे क्षेत्र में ही जो ये बैकलाइन में जो प्रॉब्लम आती है उसका निराकरण हो जाएगा। दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां पावर प्लांट में ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया। रायपुर पावर एंड स्टील कंपनी के भट्टी में ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सेक्टर 9 अस्पताल में फिलहाल भर्ती करवाया गया है। अंजोरा पुलिस चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला। हालांकि जब ये ब्लास्ट हुआ उस दौरान भी हड़कंप की स्थिति थी कि व्यक्ति की जान भी जा चुकी है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। तो अस्पताल में इलाजरत हैं जितने भी लोग घायल हुए हैं इस हादसे में। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां आज अनियमित कर्मचारी जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं। नियमितीकरण सहित 4 सूत्रीय मांगे जिन्हें लेकर प्रदर्शन की राह पर अनियमित कर्मचारी। विभिन्न संगठनों का समर्थन भी इन्हें मिल रहा है और इससे कहीं ना कहीं यह आशंका मानी जा सकती है कि आने वाले समय में भी और उग्र आंदोलन हो सकता है। अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज जेल भरो आंदोलन की रणनीति के साथ सड़कों पर उतरे। और छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल कॉलेज के नर्सिंग स्टाफ की तरफ से भी हड़ताल का ऐलान हो चुका है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हर दिन 2 घंटे तक हड़ताल करेंगे। वेतन विसंगति दूर करने की मांग है, नर्सिंग ऑफिसर का बदनाम देना, नियमित भर्ती करवाना, नर्सिंग भत्ता देने की मांग, ये तमाम मांगे शामिल हैं। नर्सिंग स्टाफ की तरफ से भी कुल मिलाकर हड़ताल की राह अपनाई गई।